अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की बात करेंगे कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की क्या अहमियत है। असल में केमिस्ट्री को शुरू से एक एक्सपेरिमेंटल साइंस समझा जाता था, मगर अब एक कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट यानी बहुत अहम हिस्सा बन गई है। तो ऐसा क्यों है और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या है? डेफिनेशन की बात करें तो पहले थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री इज़ मैथमेटिकल मेथड्स कंबाइंड विद फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स टू स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ केमिकल रेलिवेंस। ये कोई भी केमिकल फिनोमेना है तो आपको वो ज़ाहिर है वो एक्सप्लेन होगा फ्रॉम द लॉज ऑफ फिज़िक्स, फिर लॉज ऑफ फिज़िक्स रेलिवेंट लॉज ऑफ फिज़िक्स सेटअप करके उसको मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है और फिर सॉल्यूशंस वो वाली जो सॉल्यूशंस आपको केमिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती हैं, ऐसी सॉल्यूशंस। तो दैट इज़ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। चलिए एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। अब जब आप IR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल है उसका पैलेट बना के उसमें से IR रेडिएशन गुजारते हैं। तो हर मॉलिक्यूल में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड होती है, CH बॉन्ड होती है, CO बॉन्ड होती है। वो हर बॉन्ड अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रही होती है और हर बॉन्ड की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो स्पेक्ट्रा में आपको वो सारा एक ये स्पेक्ट्रा मिल जाता है। हर बॉन्ड की एक फ्रीक्वेंसी है, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी है जिससे वो वाइब्रेट करती है। अब जो अगला सवाल आता है, क्यों इसकी ये फ्रीक्वेंसी क्यों है या इसकी ये क्यों है फ्रीक्वेंसी? अच्छा, उसके लिए फिर दोबारा से लॉज ऑफ फिज़िक्स की तरफ कुछ जाना पड़ता है, कुछ क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन। ये क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन यानी वो इक्वेशन जो गवर्न करती हैं फॉर वेरी स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, ये सेटअप की, ये पोटेंशियल एनर्जी है वाइब्रेटिंग सिस्टम की, इसको लॉज ऑफ फिज़िक्स से डिराइव किया और फिर इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है और वहाँ से हमें फ्रीक्वेंसीज भी मिल जाती हैं, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल्सो द वेव फंक्शंस। तो वो यानी ये पूरा स्पेक्ट्रा प्रिडिक्ट हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से ये एक एक्सप्लेनेशन आ गई कि एक बॉन्ड की ये फ्रीक्वेंसी क्यों है। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। अब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, यानी वो जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें कंप्यूटर कैलकुलेशंस का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व किया गया है। Now, computational chemistry is a subfield of theoretical chemistry where chemically related problems are solved by computer calculations. And in this case, very complicated theoretical methods are translated into user-friendly computer programs. यानी वो जो equation setup करते हैं वो आपने कुछ उसको solve नहीं करना, वो सब solve computer ने करना है। आपने सिर्फ एक command इसको देना है और आपको results मिल जाएंगे। और जो रिजल्ट्स आएंगे दे वुड बी रेलिवेंट टू द केमिकल प्रॉब्लम और आपका काम ये है कि आपने उसको इंटरप्रेट करना है उन रिजल्ट्स को। चलिए एक एग्जांपल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की भी ले लें। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेंज़ोइडाज़ोल है कंपाउंड और ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब अगर ये पिंक है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर कोई रखें उसको उसके ऊपर उस पर अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रीन है, इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको ये मिल रही है और ये कहीं नेगेटिव है या कहीं पॉजिटिव है। अच्छा, ये हज़ारों लाखों पॉइंट्स हैं जो कैलकुलेट हुए हुए हैं एंड दिस वर्क इज़ डन बाय द कंप्यूटर। एक गिवन फार्मूला से वो सारी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है हर एटम पे और बॉन्ड ऑर्डर्स कितने हैं और वहाँ से वो पूरा सारा ये कैलकुलेशन ये आप हाथ से कर ही नहीं सकते किसी सूरत। तो कंप्यूटर ये सब हज़ारों लाखों कैलकुलेशंस करके और आपको ये मैप बना के दे देता है। फ़ायदा इसका क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर अब यहाँ पे तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्शन मिलेगी। सो एनी पॉजिटिवली चार्ज moiety would approach from this side. That is, an electrophile attack would take place from here, and if there is a nucleophile then these are the sides of the nucleophilic. अच्छा, अब ये तो एग्जाम्पल हो गया कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का। Now, what is the importance or significance of computational chemistry
अच्छा, अब साइंस के हर शोबे में एक रेवोल्यूशन आ चुकी है ड्यू टू द यूज़ ऑफ दिस एवर फास्टर कंप्यूटर्स एंड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, और ये एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है, इसमें एक चेंज आता जा रहा है। और इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, मेरे पढ़ाती रही हूँ क्वांटम, और वो वही नोट्स यूज़ हो जाते हैं विथ स्मॉल चेंजेस, मगर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में तो कोर्स 5-10 साल के बाद आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा नई चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, और इनको यूज़ करना बहुत आसान है, यानी बस ड्रॉ करना होता है अपने मॉलिक्यूल स्क्रीन पे, आपको स्ट्रक्चर पता है आपको मॉलिक्यूल क्या है, और फिर आप उसको कंप्यूटर को कमांड से दें कि सेमी एम्पिरिकल, अब इनिशियो, DFT, जो भी कैलकुलेशंस है वो कर लें। इन सब में फ़र्क ये है कि आपके किसी में इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़रा टाइम कम लगेगा, कि सारे कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, मोर सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशंस है। Now these calculations provide you with data comprising of a number of pages। चला तो आपने लिया, ड्रॉ कर दिया, क्लिक किया, कमांड दिए कंप्यूटर पे, आपके पास रिज़ल्ट आ गया। अब रिज़ल्ट में से आपने अपनी काम की चीज़ें निकालनी है। For that you need a grasp of the basic concepts, clear picture of the physical phenomena and some insight. Only then you can interpret the results. Therefore, expertise of running the software is not enough। वो इतना मुश्किल नहीं है कुछ सॉफ्टवेयर पर चलाना सीखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप बैठ के तो आपको चलाना आ जाएगा, मगर जो उसमें से डाटा निकल रहा है उसको आपने इंटरप्रेट कैसे करना है। For that you should know the basic theoretical concepts and then some intuition as to how to design the virtual experiment, simulation on the computer, and capability of the interpretation of the results is also required। अच्छा, उसमें अगर आपको, यानी ये तो आपने खुद ही डिज़ाइन करना है ना, सोचना है कि कौन सी ऑप्शंस चलानी है, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करनी है, तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस कोर्स में कुछ एमओ कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस की ट्रेनिंग भी होगी, और सम बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स and will be used to predict the molecular properties and reactivities. This would also be discussed. Now, molecular modeling is a very widely used term. नाम आपने सुना ही होगा molecular modeling। पहले तो molecular modeling क्या है? Molecular modeling is to mimic the behavior of molecules and molecular systems. For example, ये शुरू में पहले हम ये यूज़ करते थे प्लास्टिक मॉडल्स, ये p ऑर्बिटल्स हैं, एंड देन दिस इज़ अ पेंसिल मॉडल। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया, मतलब एक्चुअली ये इस तरह का तो नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ मॉडल, दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी यूज़ molecular computer calculations and for molecular modeling theoretical computational calculations। अब ये देखें, ये एग्जांपल है, लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, और इन ये मॉलिकुलर मॉडल्स हैं, इनको आप रोटेट कर सकते हैं इन डिफरेंट प्लेन्स है, तो 2 डायमेंशन में प्ले रोटेट करके आपको 3D पिक्चर क्लियर हो जाती है। एंड देन फ्रॉम ऑन ऑफ द स्क्रीन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यानी XY किसी एटम पे रख के क्लिक करें तो XYZ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, 2 एटम्स पे क्लिक करें, बॉन्ड लेंथ्स, एंड देन यू कैन फाइंड द बॉन्ड एंगल्स, डायहेड्रल एंगल्स एंड ऑल दैट। Now the molecular modeling can be used to visualize the molecule, visualization तो आपने भी देखी है, then it can be used to predict the geometric structure, molecular properties, spectral properties, structure and properties of the transition state, interaction between the molecules, and also the reaction mechanism of the molecules. All this can be predicted, and this is very important, the structure and properties of the transition state, because all these can be determined by experimentation, but experimentation of the transition state is not possible because in most of the cases it is a very, very short-lived species, and then again in some cases it is just a hypothetical structure, and we can get some very useful information from from theoretical calculations of the transition state. Then these are some of the computable properties from molecular modeling.
spectroscopic properties, thermodynamic properties, and also molecular properties. Now, what is the role of computational chemistry? यानी एक सवाल ये आता है कि भाई एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ आपने निकाल ली, उसको कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से निकालने का क्या फ़ायदा है? Now, computational chemistry can explain the experimental results, it can predict the experimental results, design new materials with required properties using computational chemistries, it can complement and support the experimental results, provide an insight of the phenomena taking place at the molecular level. एक्सपेरिमेंट में आपको ये तो नहीं नज़र आता ना मॉलिक्यूल और एटम्स किस तरह से बॉन्ड्स टूट रही हैं, बन रही हैं, व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस एट दिस माइक्रो लेवल। तो ये आपको कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे एक बड़ी स्क्रीन में सब कुछ एक नज़र आ जाता है। अब लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय यूजिंग सम वेरी सिंपल एग्जांपल्स। एक एग्जांपल बकी बॉल, आप सबको पता होगा बकी बॉल क्या होता है। C60 सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं और फुटबॉल की तरफ अरेंज होते हैं, 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग, spherical shape. Experimentally, it was known that the chemical reactions can occur at the surface and also inside the buckyball. When theoretical calculations were carried out, then it can be seen that the charge density, electron density is here, and in the center there is a hole. And actually this electron density is 2D, actually it is 3D. अच्छा सफ़ेयर है और 3D चार्ज डेंसिटी है और सेंटर में कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है। Therefore a metal atom or a small molecule it can fit in here. So in this case an experimental observation was explained by the theoretical result. Then another example, this is again buckyball reactivity. Now experimentally it was known that buckyball can react with certain crystals to produce a nanoparticle, quantum dot, very small nanoparticle, it is known as a quantum dot, and the buckyball itself breaks up. This was also theoretically the phenomena was found to be thermodynamically feasible, यानी इस पे जब कैलकुलेशंस की गई कि इस रिएक्शन में तो क्या होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो यह एनर्जी भी कैलकुलेट हो जाती है कि कितनी एनर्जी उसमें से हुई, तो यू कैन प्रिडिक्ट द एनर्जी रिलीज्ड. So in this case you see the experimental results are being complemented by the theoretical results. Then we come to the paramagnetic character of oxygen. This is a very classic example. अब आपको पता है लोएस्ट स्ट्रक्चर जो है, ये ऑक्सीजन का लोएस्ट स्ट्रक्चर यही है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का. It has no unpaired electron. Our magnetic properties are due to the unpaired electrons, but oxygen molecule is paramagnetic. It is not diamagnetic. तस्वीरें भी आपने कभी देखी होंगी नेट पे या वैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन को पोर किया जा रहा है मैग्नेटिक पोल्स पर, वो स्टिक कर रही हैं मैग्नेट को. इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया? अब यही फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है. ऑक्सीजन की ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑक्सीजन के ये दूसरे ऑक्सीजन के, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए मॉलिक्यूल में, और फिर इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए गए. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अकॉर्डिंग टू हून्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और यहाँ पे नज़र ये आता है कि वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इट इज़ अ डायरेडिकल. And therefore as it is a diradical, it shows paramagnetic properties. It shows magnetic property. It is a diradical, and it is a very stable diradical. Most of the diradicals formed are very unstable, but oxygen is a stable diradical but very reactive. It also explains the reactivity of the oxygen molecule. और वैसे इस पे जब calculations भी करते हैं, O2 with paired electrons and O2 with unpaired electrons, so O2 with unpaired electron is more stable, it has more negative energy. Next we come to a very important aspect of computational chemistry, that is the prediction of chemical reactivity. We have 2 reactants, A and B.
and they combine to form AB. Therefore delta G of the reaction is G of AB, free energy of this, minus free energy of this, minus free energy of this. And if this is negative, then this is a spontaneous reaction, and if this is positive, this is a non-spontaneous reaction. Very simple. But this can be applied to very different classes of compounds. Applying this to investigate drug-drug interaction. ये एक मॉलिक्यूल है EZM एसिटाजोलामाइड। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लू है ये नाइट्रोजन्स हैं, ये ऑक्सीजन्स हैं, ये भी नाइट्रोजन हो गया, ग्रे जो है ये हाइड्रोजन्स और ब्लैक कार्बन। अच्छा, और ये ड्रग है AGM एंड दिस इज़ पेन किलर। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म ड्रग, या किसी को हाइपरटेंशन है तो वो तो फिर ले रहा है ना ये AGM, एंड दिस इज़ अ पेन किलर। तो कभी कभी कोई पेन किलर भी लेनी पड़ती है। आप कौन सी सवाल ये होता है कौन सी पेन किलर ले, तो वो लेनी चाहिए कि जो इसके साथ इंटरेक्ट ना करे। तो चलिए ये हमने मॉडल बना दिया कि ड्रग 1, दिस इज़ ड्रग 1, दिस इज़ ड्रग 2, दे फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा EB। अब बाइंडिंग एनर्जी हम निकालनी है, कैसे निकालनी है? एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, minus energy of this, minus energy of this. This in this case this comes out to be minus 1.11 kilocalories per mole। नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो इसका तो मतलब है कि ये दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये जो ड्रग है इसके साथ नहीं लेना चाहिए। ये वैसे वोल्ट्रेल है। अच्छा, अब ये काम मेरी रिसर्च स्टूडेंट ने किया था, पब्लिश्ड वर्क है ये ना। AGM को रखा सेंटर में, इसके साथ ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, इनके रिएक्शन, इसके साथ इंटरेक्शन निकाला। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव है, रिट्रोमाइसिन नेगेटिव है, एमोक्सिसिलिन नेगेटिव है। डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी, चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी, तो ये इस ड्रग के साथ ये दोनों तो नहीं लेनी चाहिए, और बाकी आप बाकी सेफली ले सकते हैं। इसी तरह से पेन किलर्स में किया। अब आप ये देख लें कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नहीं, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता, बाकी इनमें से कोई भी ले लें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ट्राइसिल एंटासिड, हाईली नेगेटिव, इन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है एंटासिड है। तो एंटासिड तो हमेशा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एंटासिड को अब कोई भी मेडिसिन ले उसके साथ मत लें, 4-5 घंटे का गैप रखें। अच्छा, तो ये इस तरह के काफ़ी सारे चार्ट्स बनाए थे, ये सेंटर वाली ड्रग भी चेंज करके, और पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स के साथ, और ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस यूज़ की थी जो बहुत टाइम भी नहीं लेती। यहाँ से इस चार्ट को देख के हमने अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। ये ड्रग ली और यहाँ से 2 ये ले ली, इनके साथ ये चूज़ कर ली, इधर से ये 2 चूज़ कर ली, और 2 वैसे भी कर ली, यानी ये पॉजिटिव कंट्रोल हो गया, ये नेगेटिव कंट्रोल हो गया। 2 ड्रग्स और भी चेंज कर ली जो इंटरेक्ट नहीं करती। फिर इस फिनोमेना को, इंटरेक्शन को स्टडी किया गया यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, साइक्लिक वोल्टामेट्रिक मेथड या UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, और सबसे वही रिज़ल्ट आया जो यहाँ आ रहा है। फिर उन्हीं ड्रग्स को मोर सोफिस्टिकेटेड थ्योरेटिकल कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन से, DFT मेथड्स और उनसे कर लिया गया, और उसमें और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। यानी इस केस में इसको ये थी कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस को यूज़ किया गया एज अ गाइडलाइन फॉर द एक्सपेरिमेंटलिस्ट, और इस पे हमने तो ये थोड़ा काम करके बहुत नहीं किया, और इस पे बहुत आगे काम हो सकता है। फिर डिफरेंट pH पे भी किया, एक्सपेरिमेंटली भी किया, थ्योरेटिकल भी किया, और उससे पता ये चला कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है एसिडिक pH 4, विच इज़ 4 विच इज़ द pH ऑफ द स्टमक, यानी जो इंटरेक्शन होता है वो पहले ही हो जाता है। तो इसको ये एक गाइडलाइन थी टू डिज़ाइन आ एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ रिसर्च है आजकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस ऑन क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड एज सेंसर्स। अच्छा,
इस पे ये मैंने आपको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दिया है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने देखना ये है कि ये इस पे एब्जॉर्ब्ड होती है कि नहीं। ठीक है, हमने एब्जॉर्ब करा ली, स्ट्रक्चर तस्वीर बना ली इसकी, एब्जॉर्ब करा दी है। और अब कैलकुलेशंस करें, एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 4.81 किलो कैलोरीज पर मोल। ये तो कह रहा है कि नहीं, प्रेडिक्शन तो ये है कि ये नहीं होगी एब्जॉर्ब। एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन इस पे एब्जॉर्ब की, एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस कम्स आउट टू बी -0.662 किलो कैलोरीज पर मोल। नेगेटिव आई है ना एनर्जी, तो इसका मतलब है कि ये एब्जॉर्प्शन होगी। एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ अ फ्री वैलेंस। Next, drug DNA interaction is a very important field of research nowadays. Some small molecules, a variety of small molecules, they can interact with DNA, and if they interact with DNA, then they distort the structure of DNA. DNA does not replicate, and if DNA does not replicate, then these drugs can act as anti-cancer drugs. किस तरह से interact करती हैं ये small molecules drugs? अच्छा, अब ये DNA का structure पहले देख लें, ये बड़े simplified structure. These are the base pairs, and you can see that the base pairs have nitrogen atoms and they are electron rich. Therefore, these are the sugar groups and then the phosphate group. Phosphate group is negatively charged. If there is a positively charged species, it can come here, and there should be electrostatic attraction and strong interaction. Then if we see this structure of DNA, this is the sugar backbone. No, sugar. This is the backbone, and then the base pairs. So, helical structure with sugar backbone. Okay. Now you can see in this structure there are grooves in DNA. You have this groove and this groove. You have a major groove and a minor groove. This is a major groove and minor groove. Now, a drug, a small molecule, can fit in this groove. And it can also fit in this groove depending upon its size and shape. And fit in यहाँ पे हो जाते हैं, ये बहुत strong interactions नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पाई स्टार इंटरेक्शन एंड सो ऑन, मगर होती है. दिस इज़ अ वीक इंटरेक्शन बट दिस इज़ एन इंटरेक्शन. एंड देन दिस इंटरकलेशन, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. इसमें क्या हो रहा है? The small molecule intercalates between the base pair, and base pair, as I've mentioned before, they are electron rich and they can donate some charge density here. And if this is electron deficient or it has some electron withdrawing group, then you can sort of a charge transfer complex may be formed if this species can attract electrons. So if there is an interaction of a small molecule with DNA, then it can act as an anti-cancer drug. So here is some data. These are some drugs, and it was assumed that the drugs formed some sort of a complex with DNA. These are the results, and we got the binding constants, formation constants or binding constants. एक चीज़ अब यहाँ पे नोट करें कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, यानी ये साइक्लिक वोल्ट्रोमेट्री मेथड से है, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, एंड दीज रिजल्ट्स आर फ्रॉम मॉलिक्यूलर मॉडलिंग. अब ये तो सारे डिफरेंट आ रहे हैं, यानी ये और है, ये और है. अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह ये है साइक्लिक वोल्ट्रोमेट्री में एक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया, ड्रग अब ऐसे तो नहीं साइक्लिक वोल्ट्रोमेट्री सेल में जाती है, उसको डिज़ोल्व करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, एंड देन वी हैव सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट. यूवी विजिबल में भी ड्रग को डिज़ोल्व करते हैं इन सम सॉल्वेंट. एंड इन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग इन दिस केस we did not consider the solvent effect. Solvent effect अब हो सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसमें टाइम भी चाहिए होता है, ज़रा कंप्यूटर पावर भी ज़्यादा चाहिए, हो तो सकता है, मगर बहरहाल हमने इसमें नहीं किया था. ये मेरे PhD स्टूडेंट के रिसर्च वर्क का डाटा, और ये भी पब्लिश्ड काम है ये. अब एक और चीज़ आप नोट कर लें
कि यहाँ हाईएस्ट इसमें हाईएस्ट किसकी है, ये है 65। ये जो हायर एंड पे आ रही है ये माइटोजॉन्ट्रिन, एंड इन तीनों में देखिए इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग आ रही है। देखो माइटोजॉन्ट्रिन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग। देन साइक्लोफॉस्फेमाइड, दिस इज़ वीक, यहाँ पे भी वीक स्मॉलर आ रहा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है। सो दिस इज़ अ वीकर ड्रग। सो द ट्रेंड इज़ द सेम। अच्छा चलिए, ट्रेंड सेम है, कुछ इतनी एग्जैक्ट रिजल्ट्स भी नहीं आए, पर पहला रिजल्ट इससे बेहतर हो सकते हैं अगर आप हायर उस पे जाएँ, वो सोफिस्टिकेटेड मेथड्स पे जाएँ। मगर एक्सपेरिमेंटली तो एक चीज़ हमने पता कर ली, तो इसका थ्योरेटिकली क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि एक्सपेरिमेंटली तो आपको सिर्फ एक सिग्नल मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल मिलता है, उसमें डीएनए थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो वो ड्रग का सिग्नल चेंज हो जाता है। उधर भी यूवी विजिबल में भी ऐसे ही है, यूवी सिग्नल है ड्रग का, उसमें मॉलिक्यूल का, उसमें डीएनए कतरा कतरा डालते हैं तो वो सिग्नल में चेंजेस आते हैं, यहाँ से वो अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यहाँ तो आपको हमें तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये फ्लोरोयूरोसिल है, दिस इज़ अ बेस पेयर रिप्लेसर, यानी कोवलेंट बॉन्ड ये बनाता है, एक बेस पेयर को हटा के उसकी जगह लग जाता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। कार्बोप्लेटिन है, इंटरस्ट्रैंड लिंकर, बेस पेयर्स को कनेक्ट कर रहा है। देन डॉक्सोरिबोसिन, वेरी कॉमनली यूज्ड एंटी कैंसर ड्रग, इसमें ये दो तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरकलेशन है, ये जो एंथ्रासीन पार्ट है ये इंटरकलेट कर रहा है बिटवीन द बेस पेयर्स, and then this part is latching on, this is groove binding। ये शुगर्स कुछ अटैच्ड होती हैं और जो ग्रूव में जाके लैच हो जाती हैं, और इस तरह से ये इंटरकलेट तो कर लेता है, ये बाहर नहीं निकल सकता, ये इसकी लैचिंग हो गई है। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ड्रग। देन साइक्लोफॉस्फेमाइड, सॉर्ट ऑफ एन इंटरकलेटर। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ फिर आपको यहाँ उसमें दिया नहीं है कि कहाँ ड्रग की कहाँ इंटरेक्शन होती है, कहाँ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और कहाँ वो पाई इंटरेक्शंस हैं। अच्छा, इसी तरह से ड्रग डीएनए इंटरेक्शन को एक और तरह से भी स्टडी किया गया है। ये बेंजामिडाजोल का स्ट्रक्चर है। अच्छा, एंड दिस इज़ आर, दिस इज़ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो हमने ये सिंथेसाइज हुई थी हमारी लैब में, डिपार्टमेंट में, विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स थे। तो उसकी हमने पहले सबकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कर ली। जहाँ हमें इंटरेक्शन ज़्यादा मिला, हमने वो कंपाउंड्स चूज़ किए कि जहाँ हमें पता था कि हमें ये इंटरेक्शन मिलेगा। तो अगेन theoretical chemistry was providing a guideline for the experimentalist। अच्छा, वो कंपाउंड्स चूज़ किए जहाँ पे इंटरेक्शन था। अच्छा, और उनकी अब ये तो बाइंडिंग कॉन्स्टेंट्स है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये सारे थ्योरेटिकल पैरामीटर्स हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंडेक्स है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंडेक्स है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, देन केमिकल पोटेंशियल। अब एक चीज़ ज़रा आप यहाँ पे देखें कि ये जो है पैरानाइट्रो, जब व्हेन आर इज़ अ फिनाइल नाइट्रोफिनाइल सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रोफिनाइल है, ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है। तो आर की जगह जब नाइट्रोफिनाइल लगाया तो अब आप देखें कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग आ रही है। ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हो गया। अब इसका जवाब चाहिए कि क्यों। आप ये देख लें, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे आर पैरानाइट्रो है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंडेक्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सबसे ज़्यादा है। केमिकल पोटेंशियल, ये भी सबसे ज़्यादा है। और अब ये अगर ये जो ग्रुप है ये इंटरकलेट करता है बिटवीन द बेस पेयर्स आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस इज़ मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, तो ऑब्वियसली बाइंडिंग ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। चलिए, ये एक और हम डिज़ाइनिंग ऑफ मटेरियल्स पे आ गए हैं।
कोई भी मटेरियल आपने बनाना है, आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो पहले आप मटेरियल को डिज़ाइन कर लें और उसके पे कैलकुलेशन चला के देख लें तो वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि नहीं जो आपको चाहिए। अगर तो आती हैं तो आप एक्चुअली जाके मटेरियल बनाएं, अगर नहीं आती तो मत बनाएं, क्योंकि दिस कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल। और सॉफ्टवेयर है तो उस पर तो आपकी कोई कॉस्ट तो नहीं ना आ रही। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर पैकेज है, आपने डिज़ाइन किया मटेरियल, उस पर कैलकुलेशंस करके देख ली, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू सिंथेसाइज द मटेरियल और यू डोंट वांट टू सिंथेसाइज इट। क्योंकि सिंथेसिस ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल काम एक्सपेंसिव होता है। देन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग कैन बी यूज्ड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पर कैलकुलेशंस करके ये इसका होमो आया है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑब्वियसली अगर कोई रिएक्शन होगा या इलेक्ट्रॉन्स निकालने, वो यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखें, इसको आके देखें, वैसे इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका होमो आ रहा है, ये ऑक्सीजन के ये दो। अच्छा, अब अगर ऑब्वियसली अब वैसे कॉमन सेंस से भी यही नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो वो ऑक्सीजन से ही निकलेंगे ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा, अगेन एन एग्जांपल ऑफ बेंजामिडाजोल। वैसे ही आप मॉलिक्यूल को देखें, इसमें से अपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बस यहाँ कहीं से निकलेंगे। अगेन होमो, यू कैन सी होमो इज लोकलाइज्ड हियर। Now these were some very simple examples of computational chemistry. And we would offer a course on the basics and some applications of computational chemistry, and this would be for chemistry graduates with the basic concepts and the applications of quantum mechanical computational chemistry. कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, मगर यहाँ हमारा जो फोकस होगा वो क्वांटम मैकेनिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस पे होगा। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने बताना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस को कैसे यूज़ करना है टू प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्टिविटीज़, और एक दफ़ा प्रिडिक्ट करके उसको अपनी रिसर्च में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे यूज़ करना है। And the tool used would be HyperChem 8 package, and the topics covered would be relevant concepts of quantum mechanics. Actually molecular orbital calculations जो हैं वो based है quantum mechanics पे, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं to find the energies and shapes of the molecular orbitals, और फिर आगे सारी charge densities and all the molecular properties. तो without this you won't be able to understand the basic concept of molecular orbital calculations. Then what are molecular orbital calculations? Then Huckel molecular orbital calculations. These are very the simplest of all the molecular orbital calculations. और इवन ये इतनी सिंपल है कि फॉर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स यू कैन डू दिस कैलकुलेशंस बाय हैंड, यानी फिर 2 एटम्स और मॉलिक्यूल विद 2 एटम्स और 3 एटम्स, उसके बाद नहीं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो फिर वो तो कंप्यूटर पे ही होती है। तो कंप्यूटर को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, 2 एटम्स हो या 100 एटम्स हो, उसको जो एल्गोरिदम जो कमांड दिए हुए हैं वो तो उससे तो उस तरह से सॉल्व करना है। And then semi-empirical and ab initio calculations, these would be used in your research. And then how to interpret the data obtained. This is very important, how to interpret the data obtained. Then the prediction of UV visible, IR and microwave spectra. अच्छा, एक्चुअली अब माइक्रो प्रिडिक्शन की सवाल वो ये है कि प्रिडिक्शन की क्या ज़रूरत है, ये तो एक्सपेरिमेंटली आ जाती हैं, मगर यहाँ आपको इससे बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। इतना डाटा बहुत ज़्यादा आता है इनमें, मगर उस डाटा को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली क्या हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे। देन बेसिस सेट and ab initio calculations, this is very important if you are going to use these calculations in your research. And then the density functional theory and how to advantages and how to use it. Thank you.